डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट। इसमें ट्रैकिंग, मेंटेनेंस, स्टेलाइजेशन, कंप्लायंस और पेशेंट सेफ्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। वाई ओटी इन्वेंटरी मैनेजमेंट मैटर्स, ओटी इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्यों मैटर करता है, इसको जान लीजिए। ऑपरेशन थिएटर इन्वेंटरी मैनेजमेंट इंश्योर्स एवरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, anesthesia device and equipment is available, functional, sterile and accounted for directly impacting patient safety and surgical outcomes। मतलब क्या हुआ कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मेन जो फोकस होता है, आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी एनेस्थीसिया डिवाइस है, इसके अलावा जितने भी इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, उनकी फंक्शनल स्टेट क्या है, स्टेराइल है कि नहीं है, और अकाउंटेड फॉर डायरेक्टली इम्पैक्ट, जो इक्विपमेंट्स डायरेक्टली पेशेंट पे असर डालते हैं, चाहे सर्जरी के माध्यम से हो, चाहे उनकी केयर के माध्यम से हो, चाहे उनके ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हो, या उनकी लाइफ को सेव करने के माध्यम से हो, या फिर सर्जिकल आउटकम से रिलेटेड। तो ये सारे फैक्टर्स इस इन्वेंटरी पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर इन्वेंटरी मेंटेन नहीं करेंगे और उसके हिसाब से आगे की प्रोसीडिंग्स नहीं फॉलो करेंगे, दो चीज़ होगा, एक पेशेंट की सेफ्टी मुश्किल में आएगी और दूसरा उसका जो सर्जिकल आपने प्रोसीजर किया है उसकी सक्सेसफुल होने के चांसेस गड़बड़ हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर समझ लें तो इसमें ओवरऑल पेशेंट सेफ्टी, जीरो डाउन टाइम, कॉस्ट कंट्रोल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये चार फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले पेशेंट सेफ्टी, मिसिंग और फॉल्टी इक्विपमेंट ड्यूरिंग सर्जरी कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर सर्जरी के दौरान कोई भी इक्विपमेंट ऐसा है जो मिस हो रहा है, नहीं है आपके पूरे उस ट्रे में, तो वो चीज़ उस समय इमीडिएट बेसिस पे रिक्वायर्ड होता है और वो प्रोसीजर चूँकि कंटिन्यू चल रहा होता है, तो अगर वो इक्विपमेंट नहीं अवेलेबल है तो वो सर्जरी का जो प्रोसीजर है वो इमीडिएट बेसिस पे हैम्पर हो सकता है, जिसकी वजह से इमीडिएट अवेलेबल कराने में हो सकता है ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए या कोई और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। नेक्स्ट इज इन्वेंटरी इंश्योर्स एवरीथिंग इज रेडी। जब भी इन्वेंटरी अगर आप मेंटेन रखते हैं तो इसका मतलब है आपकी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, वो रेडी मोड फॉर्म है, यूज़ करने के लिए तैयार है। बिफोर द फर्स्ट इंसिजन, पहला इंसिजन देने से पहले आपकी सारी चीज़ें ओके हैं, रेडी है, टेस्टेड है, चेक है और जैसे ज़रूरत पड़े उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई पेशेंट से। नेक्स्ट इज जीरो डाउन टाइम, unplanned equipment shortage, delays, surgeries, harm outcomes and disrupt OT schedules। Obviously, अगर हम इक्विपमेंट हमारे शॉर्टेज है या प्लान वे में तैयार नहीं है, तो उसके कारण से सर्जरी आपकी डिले हो सकती है, देर हो सकती है, या उसके आउटकम गड़बड़ हो सकते हैं, या फिर जो OT का शेड्यूल है, मान लीजिए आपने सुबह 6 बजे से OT लगाई, लेकिन आपके कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट जब सर्जरी का टाइम आया तो मिस है, क्या आप सर्जरी कर पाएंगे? नहीं, तो फिर शेड्यूल दूसरा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रॉपर स्टॉक प्रिवेंट्स दिस। तो अगर प्रॉपर स्टॉक है आपके पास, एक ट्रे में कुछ कमी है, दूसरे ट्रे रेडी है, अगर प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करा हुआ है तो आप ये नहीं चलिए ठीक है इसको हम असेस कर लेंगे, लेकिन केस उसी टाइम पे शुरू होगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको एक तरीके से जीरो डाउन टाइम देता है। फिर कॉस्ट कंट्रोल, प्रिवेंट लॉस, थेफ्ट कहते चोरी को, ओवर ऑर्डरिंग और एक्सपायर्ड कंज्यूमेबल्स। इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी जो लॉस है, जब आप इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं तो कोई चीज़ लॉस नहीं होती। मतलब क्या, जो चीज़ नंबर में अगर 10 थी तो 10 है, चेक है, ओके है, टेस्टेड, लॉस नहीं है। खैर कोई चोरी तो नहीं हो गया इक्विपमेंट या कोई सामान। ओवर ऑर्डरिंग, मान लो कोई हमने 10 चीज़ें मंगाई थी, उससे ज़्यादा तो नहीं, किसी और OT का तो एक साथ 4-5 OT होती है, किसी और OT का तो नहीं इक्विपमेंट आ गया गलती से, वो चीज़। फिर एक्सपायर्ड, कोई चीज़ इक्विपमेंट है, चाहे कोई कंज्यूमेबल्स है, कोई ऐसा तो नहीं डिवाइस एक्सपायर्ड है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, या कंज्यूमेबल्स है, तो ये सब असेसमेंट इसके बेसिस पे हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल इन्वेंटरी रिड्यूसेस वेस्टेज सिग्निफिकेंटली। तो अगर इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं तो कोई भी चाहे इक्विपमेंट हो चाहे कंज्यूमेबल्स हो, फिर वेस्ट नहीं होते, इसकी वजह से उसके ऊपर दोबारा पैसे खर्च करने नहीं पड़ते, ठीक है। इसके हर चीज़ का जवाब आपसे मांगा जा सकता है। चौथी चीज़ है रेगुलेटरी कंप्लायंस, NACH, JCI, ARB स्टैंडर्ड्स रिक्वायर डॉक्यूमेंटेड OT इक्विपमेंट रजिस्टर्स, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स एंड मेंटेनेंस लॉग्स। याद रखिएगा OT इक्विपमेंट के अलग अलग
डिवाइसेस हैं उनके टाइम से कब कैलिब्रेशन हुए हैं, वो चीज़ें आपकी रिकॉर्ड्स में होती हैं। फिर उसके बाद जितना भी मेंटेनेंस किया गया उसका एक लॉग बुक होती है, उस लॉग बुक पे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो ये आपको क्या होता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ ऑपरेशन थिएटर इक्विपमेंट, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट, OT lights and cables, surgical instruments, monitoring equipment, resuscitation equipment and sterilization equipment. Anesthesia equipment में anesthesia machine, vaporizer, ventilators, laryngoscope, heating tubes, breathing circuits आती हैं। OT lights में shadowless, OT lights, operating table, main table, instrument trolley, buckets, scalpel, scissor, forceps, retractor, needle holders, electrosurgical unit, general ESP and मॉनिटरिंग में मल्टी पैरा मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कैटलोग्राफ, ECG मशीन, बीपी मॉनिटर्स। रिससिटेशन, पेशेंट को रिवाइव करने के लिए, अगर कोई कार्डियक अरेस्ट होता है उस पेशेंट को रिवाइव करने के लिए डिफिब्रिलेटर, क्रैश कार्ट एक तरीके से एक ट्रॉली होती है जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स सारी एक साथ रखी होती है कैटेगरी वाइज। ठीक है, उसमें बीपी बढ़ाने वाली मेडिसिनेशन होगी, एंट्रॉप्स होंगे और उसके साथ साथ जितनी भी कार्डियक मेडिसिन है वो होगी, लाइफ सेविंग जो ड्रग्स इमरजेंसी ड्रग्स होती है वो होगी, कई सारे और भी टाइप्स के जो उसमें मेडिकेशंस होते हैं। तो वो सारा क्रैश कार्ट में स्टेप बाय स्टेप रखा होता है। इनकेस कभी इमरजेंसी होती है फट से क्रैश कार्ट सामने आ जाती है, स्टेप बाय स्टेप एक इंजेक्शन सब कुछ आप उससे देते चले जा सकते हैं। सक्शन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर एंड फ्लोविंग। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट में ऑटोक्लेव्स का आपको मैक्सिमम यूज़ करना है, वीडियो स्टेरिलाइजर्स, अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स, प्लाज्मा स्टेरिलाइजर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलाइजर्स होते हैं, लेकिन बेसिकली आपको ज़्यादातर ऑटोक्लेव को यूज़ करना है। नेक्स्ट इज OT इक्विपमेंट इन्वेंटरी रजिस्टर में जो भी इक्यू आईडी होती है OT1, OT2, OT3, OT4, OT5, इक्विपमेंट नेम का मालिक एनेस्थीसिया मशीन है, शैडोलेस OT लाइट है, मल्टीपैरा मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर है, ऑटोक्लेव, मेक एंड मॉडल सबका किस कंपनी का है, ट्रैकर का है या सार्थक का है या मिडरे का है या फिलिप्स का है या रेटिंग का है, लोकेशन कहाँ है, इसको OT1 में है, जनरल OT में है, OT2 में या OT3 में, ऑर्थो की होगी, गाड़ी होगी, क्रैश कार्ड, डिफिब्रिलेटर के साथ ही क्रैश कार्ड होगा, ध्यान रखिएगा। CSSD होगी, ब्लीडिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट में, स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट में होगा। स्टेटस सब फंक्शनल होनी चाहिए और इसमें बैटरी का ज़्यादातर है इशू, बैटरी ड्यू होती है, अगर गड़बड़ होगी तो चेंज होगी, और अगर कुछ अननोटिफाइड में है तो ऐसी चीज मेंशन की जा रही CSSD में, तो जो चीज़ें गई है ऑटोक्लेविंग के लिए वो अंडर रिपेयर है, कुछ आया है जो बचा है वो नेक्स्ट टाइम आएगा, लेकिन हमारी OT प्रिपेयर है। अभी के केसेस के लिए आने वाले 2-3 दिन के लिए हमारे पास सारे जितने भी CSSD से रिलेटेड जितने भी एक तरीके से कह लोगे जो क्लॉक्स है या जो ऐसी चीज़ें हैं जो PPE से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। तो आगे के लिए उस हिसाब से फिर लास्ट सर्विस का वही इस तरीके से मेंशन होगा, नेक्स्ट ड्यू कब है ये मेंशन होगा। तो ये पूरा एक तरीके से आप इन्वेंटरी। नेक्स्ट इज OT इक्विपमेंट लाइफ साइकिल। पहले भी मैंने एक बार बताया था आपको, कोई भी चीज़ है प्रोक्योरमेंट सबसे पहले होगा, मतलब उस चीज़ को खरीदना या लेना। फिर आइडेंटिफाइड नीड को है OT इंचार्ज उसमें भी बताता है। फिर रेस इंडेंट, आप कोई चीज़ को अवेलेबल कराने के लिए इंडेंट रेस करते हैं, रिक्वायरमेंट अपनी रेस करते हैं कि हमें मिलना चाहिए, हमें अवेलेबल कराइए। ऑप्टेन कोड्स ऑफ ऑप्टेन करते हैं, प्लेस करते हैं, परचेस करते हैं और नेक्स्ट इज कमीशनिंग में रिसीव करते हैं, वेरीफाई करते हैं, असाइन इक्विपमेंट किसको देना है वो असाइन किया जाता है। आईडी उसकी असाइनमेंट, असाइन इक्विपमेंट आईडी, हर एक इक्विपमेंट की आईडी होती है, बात याद रखिएगा। और बैक साइड में वो आप बैक साइड कोई भी डिवाइस हो उसके पीछे बार कोड के सही उसका आईडी होती है। नेक्स्ट इज एंटर इन रजिस्टर फॉर फॉर्म इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग। सारी चीज़ होने के बाद इंस्टॉल होगा, फिर टेस्ट होगा। ठीक है, डिप्लॉयमेंट में प्लेस इन डेजिग्नेटेड OT, किस OT में क्या इक्विपमेंट जाना है वो चीज़ वहाँ जाएगा। ट्रेन स्टाफ, उस स्टाफ को ट्रेन करा जाएगा। क्रिएट SOP, हर जगह ये आएगा, ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल सुनना है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसका फॉलो करेंगे फॉर ऑपरेशन एंड डेलीजेंस। ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मतलब क्रिया नहीं, वो सर्जरी का पार्ट है। ठीक है, मेंटेनेंस में आएगा, कैसे उस चीज़ को मेंटेन रखना है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल
कि कब कब इसको मेंटेनेंस करना है, डेली चेक होना है, कैलिब्रेशन कब कब होना है, और एनुअल मेंटेनेंस केयर AMC बोलते हैं। कोई भी इक्विपमेंट होता है उसकी AMC होती है, तो हर एक साल में उसकी एनुअल मेंटेनेंस केयर होती है। जो सर्विस देने वाले बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं वो आकर के उसकी सर्विस भी करते हैं और सर्विस को रिन्यू भी करते हैं। कंडेमनेशन में कंडेम बियॉन्ड रिपेयर आइटम्स बाय कमिटी, अगर कोई ख़राब चीज़ है तो उसको फिर बाहर कर, मतलब उसको कंडेम बोलते हैं, निकालने के लिए ख़राब चीज़ की। अगर रिपेयर हो सकता तो ठीक है, और नहीं तो फिर उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। डेटा रिकॉर्ड उसका मेंटेन करिए एंड प्रॉपर ई-वेस्ट डिस्पोजल मेंटेन करिए। नेक्स्ट स्पोर्टिंग इक्विपमेंट चेक्स में डेली क्या करना है, वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है। डेली में बिफोर फर्स्ट केस एनेस्थीसिया मशीन, सेल्फ टेस्ट और गैस चेक करेंगे। वेंटिलेटर सर्किट्स में इसकी इंटीग्रिटी और कनेक्शन चेक करेंगे। वेंटिलेटर कभी भी आपको चलाना है तो पहले उसके सारे टेस्ट परफॉर्म करिएगा, टेस्ट सारे क्लियर करिएगा, पास करिएगा। फिर सर्किट भी उसी के साथ देखा जाता है, सर्किट लगा के भी चेक होता है। सारी चीज़ें जब ओके हो जाए और एक बार उसको लंग बैग होता है, टेस्ट लंग बोलते हैं उसको, टेस्ट लंग होता है, उस टेस्ट लंग पे लगा करके उसको देखा जाता है। ठीक है, टेस्ट लंग पे अगर वो प्रॉपरली वेंटिलेट कर रहा है तो फिर पेशेंट में हम उसको अप्लाई करें। फोर्टी लाइट्स में देखिए ब्राइटनेस ठीक है कि नहीं, मोबिलिटी, डिफिब्रिलेटर की बैटरी और चार्ज टेस्ट, ये दो चीज़ याद रखिएगा। मॉनिटर्स में पावर ऑन, कैलिब्रेशन चेक, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट सेट्स में काउंट और टैक्स और ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर लेवल्स। जैसे क्या होता है कुछ ओटीज में, मैक्सिमम ओटीज में सेंट्रल सप्लाई होती है, मेन लाइन से ही आई होती है, लेकिन फिर भी बैकअप के लिए एक्स्ट्रा सिलेंडर्स ओटी में हमेशा होती है। इन केस किसी भी कारण से सप्लाई में कोई इशू आ जाए, आपके पास बैकअप चाहिए इमीडिएट। ठीक है, नेक्स्ट इज डेली में ऑटोक्लेव साइकिल वैलिडेशन। नेक्स्ट इज इमरजेंसी कार्ड इक्विपमेंट, यूपीएस बैकअप, ऑपरेटिंग टेबल में हाइड्रोलिक फंक्शन। जितनी भी ऑपरेटिंग टेबल होती है उसमें हाइड्रोलिक फंक्शन होता है, आपने बटन दबाया, उठ गया, कम किया, बैठ गया। हर तरीके से मोबिलाइजेशन जितना भी है, हेड डाउन करना है, फुट डाउन करना है, लेटरल करना है, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, वो सारी पोजिशनिंग जो है हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू होती है। वो ये भी चेक करना कि फंक्शनिंग है सही से कि नहीं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट्स में ESO कैलिब्रेशन, टूर्निकेट प्रेशर वॉच कैलिब्रेशन, चेक एक्सपायरी एंड स्टेराइल कंज्यूमेबल स्ट्रैप, रिकॉर्ड ऑल फाइंडिंग्स इन लॉग। जब भी आप इसको वीकली चेक करेंगे लॉग को मेंटेन होना चाहिए। मंथली में फुल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑल मेजर, बायोमेडिकल कैलिब्रेशन, AMC, इन्वेंटरी फिजिकल काउंट वर्सेस रजिस्टर। ये याद रखिएगा, इन्वेंटरी फिजिकल काउंट, जब आप फिजिकल काउंट कर रहे हैं कोई चीज़ को कि भाई ये मेरे पास 10 चीज़ थी, आप अपने रजिस्टर से भी मिला के देखिए कि पिछले महीने जब हमने इसको चेक किया था तब 10 ही थी कि और कुछ कम ज़्यादा थी। तो अगर दोनों ही मिलान हो रही है, एक जैसी आ रही है, इसका मतलब हमारी चीज़ एक्यूरेट है। नेक्स्ट इज चेक ऑल इक्विपमेंट लेवल्स एंड आईडी टैग्स ड्यूरिंग कंजम्पशन, लिस्ट फॉर ओल्ड इक्विपमेंट। अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो उसको निकाल के हटाना है, वेस्ट है या नहीं फंक्शनल है, तो उसको फिर एक अलग से लिस्ट बना के मेंटेन करें। अपडेट स्पेयर पार्ट्स, जो भी स्पेयर पार्ट्स एक्स्ट्रा है उनको अपडेट करिए। कंज्यूमेबल्स स्टॉक को भी करिए। मान लीजिए आपने ढेर सारे ऑक्सीजन के लिए फेस मास्क मंगा लिए, डालिए, एक समय में जरूरत था आपको 10 मास्क की जरूरत थी, लेकिन अब ये देखना है कि केस के अकॉर्डिंग हमें हर दिन 1 की जरूरत है, 2 की जरूरत है, महीने में हमें मान लो अगर 5 ही की जरूरत है तो आपके 5 स्पेयर हैं। ठीक है, तो ये मेंशन होना चाहिए कि ऑन द एवरेज हमें मंथ में इतने की जरूरत होती है, लेकिन मेरे पास इतना है, मेंशन। ठीक है, सबमिट मेंटेनेंस रिपोर्ट टू HODs। आपको अपनी जो भी रिपोर्ट्स है वो आपका OT का जो हेड इंचार्ज है उसको सबमिट करें। इस तरीके से आप मंथली, वीकली और डेली जीवन का असेसमेंट करें। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट एंड काउंटिंग में स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट सेट्स में बेसिक सर्जरी सेट्स जैसे स्कैल्पल, हैंडल्स, टिश्यू फॉर्सेप्स, पार्टी फॉर्सेप्स, सीजर, नीडल होल्डर, डिटेक्टर्स, ये आपका बेसिक सर्जरी के सेटों में। लैप्रोटॉमी सेट में एब्डोमिनल रिट्रैक्टर्स, बॉबल क्लैंप्स, राइट एंगल फॉर्सेप्स, लार्ज सक्शन टिप्स, ये सारा लैप्रोटॉमी का हो गया। जितनी भी पेट से संबंधित सर्जरी होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक सेट। ऑर्थो से रिलेटेड अगर है तो उसमें बोन कटर्स, चिसल्स, मैग्नेट्स, क्रैश, फ्यूल बिट्स, इम्प्लांट एंड इंसर्शन टूल्स, ये सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। इम्प्लांट जो होता है तो केस टू केस वैरी करता है। हर केस में
अलग अलग लेवल के इम्प्लांट यूज़ होते हैं, तो इम्प्लांट पहले डिसाइड केस के हिसाब से किया जाता है, लेकिन आना चाहिए। मान लो सर्जरी कल के लिए प्लान है या परसों के लिए प्लान है, तो इम्प्लांट टाइमली फिर अवेलेबल ओपी में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज लैप्रोस्कोपिक साइड में प्रॉपर्स है, इंसफलेशन है, इंसफलेशन लीगल है, ट्रांसपोर्ट है, कैमरा है, लाइट है, ये सारी चीज़ें अगर केस के बेसिक जो आपको बताया मैंने ये चीज़ें आपको तैयार और पता होगी। इंस्ट्रूमेंट काउंट प्रोटोकॉल्स में प्री ऑप काउंट जितना भी है सब पहले करेंगे, इंट्रा ऑप काउंट, क्लोजिंग काउंट एंड डिस्क्रिपेंसी प्रोटोकॉल। सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और जब आप पेशेंट को बाहर निकाल रहे हैं तब ये सारा चीज़ों का असिस्टेंट होना चाहिए। स्क्रब नर्स प्लस सर्कुलेटिंग नर्स काउंट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब याद रखिएगा, स्क्रब नर्स और सर्कुलेटिंग नर्स, ठीक है। और जितना भी आल इंस्ट्रूमेंट है, स्वैब है, आप मान लीजिए स्वैब होता है, कॉटन का पैड होता है या वॉच का पैड होता है, आपने ब्लड को सोक करने के लिए सोक किया, गलती से ध्यान नहीं दिया और पकड़ से छूट गया, वो पेट पे ही रह गया और ऊपर से उसको फटाफट से बंद करते हैं तो वो अंदर इन्फेक्शन कर देगा और वो जान लेगा। जितनी भी स्वैब यूज़ होती हैं वो काउंट होती हैं हर बार और वो वापस आनी चाहिए, तभी अगला स्वैब यूज़ किया जाएगा। फिर नीडल्स बिफोर सर्जरी, नीडल्स सर्जरी होने से पहले नीडल्स की भी काउंट होती है और बाद में भी काउंट होती है। फिर इंट्रा ऑप काउंट में जब आप सर्जरी कर रहे हैं उस समय मैंडेटरी काउंट बिफोर क्लोजिंग एनी बॉडी कैविटी, जब भी बॉडी कैविटी बंद कर रहे हैं तो फिर चेक कर लीजिए तब। क्रिटिकल फॉर इंटेंशन प्रिवेंशन, नेक्स्ट इज क्लोजिंग काउंट में फाइनल काउंट बिफोर स्किन क्लोजर, जब स्किन बंद कर रहे हैं तब फाइनल क्लोजर में चेक कर लीजिए। आल आइटम्स मस्ट टैली विद ओपनिंग काउंट, जब हमने सर्जरी शुरू करी थी उससे लेकर और अब जब हम पूरा बंद कर रहे हैं तो हमारी चीज़ें पूरी हैं कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट इज डिस्क्रिपेंसी प्रोटोकॉल में इफ काउंट इज रॉन्ग तो स्टॉप क्लोजर, अगर आपकी गिनती बराबर नहीं है, एक दो चीज़ें कम हो रही हैं तो तुरंत अपना बंद करने की जो प्रक्रिया उसको रोक दीजिए। इन्फॉर्म सर्जन, सर्जन को तुरंत बताइए। सर्च फील्ड, नीचे देखिए कहीं या उसके टेबल पे तो देखिए या उसका ट्रैप पड़ा उस पर देखिए। फिर उसके बाद पेशेंट का अगर सब चेक करने के बाद अगर नहीं मिलता है तो एक्सरे कराइए कि कहीं छूटा तो नहीं कुछ, और ज़रूरत है तो फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन करिए। तो इससे बना था सीरियस थिंग एट ऑल, बट इट शुड हैव बीन डन इन अ वेरी वेरी राइट वे। नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन, पैकिंग एंड सेफ रिवर्स, इसमें डिकंटामिनेशन, इंस्पेक्शन एंड पैकेजिंग, स्टेरिलाइजेशन, बायोलॉजिकल मैरिनेशन, स्टोरेज इशू एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारे पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है। पहले कोई चीज़ है तो उसको डिकंटामिनेट करते हैं, बाकी उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन और पैकेजिंग होती है, कोई डैमेज तो नहीं है, कोरोजन तो नहीं है, कोई मिसिंग पीस तो नहीं है। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव के थ्रू, फिर बायोलॉजिकल वैलिडेशन में स्टीम या केमिकल इंडिकेटर्स या बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के थ्रू बायोलॉजिकल वैलिडेशन करके कि कोई उसमें बैक्टीरिया तो नहीं ग्रो हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोरेज इशू में स्टोर इन स्टेराइल कूल जोन विद डेट एंड एक्सपायरी, डेट और एक्सपायरी के साथ स्टेराइल जोन में रखें। इशू कोऑर्डिनेट विद ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड, कहाँ रखा है इसे पता होना चाहिए, ये नहीं कि हमने साहब उस किनारे में रखा था मगर हमें याद नहीं आ रहा। देयर इज सो बिग थिंग एट ऑल, सो इफ यू कीप समथिंग एट इन योर वॉचिंग आइज इट्स ओके, मान लो पूरा रूम है उसमें हमने उस किनारे रख दिया, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन इफ समथिंग इज देयर दैट समथिंग इज बिहाइंड दैट and we are not going to reach out at that place properly, so how you will identify that thing has we have put at their place, so ये थोड़ा सा है। फिर उसके बाद सेट नंबर्स, ऑटोक्लेव बैच, कोडिंग एक्सेट्रा, रिकॉर्ड कीपिंग में सीएसवी रजिस्टर होता है, बैच नंबर, साइकिल पैरामीटर्स, इंडिकेटर रिजल्ट्स, इशू कब हुआ है डेट और टाइम के साथ फॉर एवरी सेट, हर सेट के साथ और एवरी टाइम, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन एंड एमसी मैनेजमेंट है। मेंटेनेंस टाइप में प्रिवेंटिव, करेक्टिव, कैलिब्रेशन और एमसी, ठीक है। प्रिवेंटिव में शेड्यूल सर्विसिंग जो भी हो फिक्स इंटरवल्स पे वो करानी चाहिए, क्लीनिंग है, लिक्विडेशन है, पार्ट चेक है या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है वो कराना चाहिए। करेक्टिव में रिपेयर कराना चाहिए अगर कोई ब्रेकडाउन है, साथ में कोई ट्रबल शूट है, फॉल्ट है, उसको ठीक कराइए। रिप्लेस पार्ट्स, टेस्ट बिफोर रिटर्न टू, और सारा करने के बाद चेक कर लीजिए कि इसकी
परफॉर्मेंस सही है कि नहीं, तभी OT में लगे। ठीक है, कैलिब्रेशन में मैंने पहले बताया था, कैलिब्रेशन वर्क स्टैंडर्डाइज का। फिर AMC एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, थर्ड पार्टी वेंडर कवर्स प्लांट मेंटेनेंस प्लस इमरजेंसी ब्रेकडाउन विद डिफाइंड एसेट। तो जो भी हम इस तरीके की सर्विसेज होती हैं इसको थर्ड पार्टी को हैंड ओवर करते हैं और उसके बायोमेडिकल इंजीनियर्स टाइमली आकर के पूरी डिवाइस को चेक करते हैं, असेस करते हैं और सर्विस करते हैं। अगर उसमें कोई इश्यूज हैं तो उसको वो करेक्ट भी करते हैं और रिपेयर भी करते हैं और आपको ओके करके फिर से वैलिडेट करके देते हैं। मेंटेनेंस रजिस्टर फील्ड में इक्विपमेंट आईडी, डेट ऑफ सर्विस, बैकग्राउंड, नेचर ऑफ कंप्लेंट, वर्क डन क्या किया, इंजीनियर का नेम, उसकी कंपनी, पार्ट्स रिप्लेस क्या किया और उसकी कॉस्ट क्या थी वो मेंशन होता है। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होगा, बैक शेड्यूल सर्विस डेट, इक्विपमेंट स्टेटस आफ्टर सर्विस और उसके बाद HOD या इंचार्ज का सिग्नेचर। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट इज OT कंज्यूमेबल्स एंड ड्रग ट्रे मैनेजमेंट। की OT कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं? सूचर्स, सर्जिकल ग्लव्स, ट्रैप्स, गाउन्स, कैप्स, मास्क, IV कैनला, IV फ्लूइड्स, IV स्टिक्स, एंडोट्रैकियल ट्यूब, 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक, पॉलिश कैथेटर एंड यूरोमीटर बैग, बैग कटिंग पैड्स, पेंसिल्स, बोन वैक्स, हीमोस्टैटिक एजेंट्स, स्टेपलर कार्ट्रिज, उसमें लीनियर और सर्कुलर दोनों तरीके हैं। ये सारे कंज्यूमेबल्स होते हैं जो आपको जानना चाहिए। ड्रग ट्रे एंड स्टॉक कंट्रोल में ड्रग ट्रे चेक, एक्सपायरी मॉनिटरिंग, कंट्रोल ड्रग रजिस्टर, क्रैश कार्ड, स्टॉक। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल ड्रग रजिस्टर में क्या होता है? नार्कोटिक ड्रग्स होती है, ओपियाइड रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं इसमें सेपरेटली और डबल लॉक, सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना। डबल लॉक एंड डुअल सिग्नेचर मेंटेन, 2 लोगों के सिग्नेचर होना चाहिए। तो BA ड्रग, नार्कोटिक ड्रग्स या ओपियाइड ड्रग्स बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ लगाई भी जाती है और सेफ्टी के साथ रखी भी जाती है और यूज़ भी सेफ्टी के साथ एनेस्थेटिक्स के ऑर्डर्स के साथ ही यूज़ होगी। एक बात याद रखिए। दूसरा, विदाउट रिटन एनी ऑर्डर यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब एनी मेडिकेशन टू पेशेंट। ठीक है, क्रैश कार्ड अभी मैं बता रहा था, उसमें एड्रेनलिन, एट्रोपिन, अमायोडाइन, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये 5 दवाएं आपको टिक पे रखी होनी चाहिए और आपको क्रैश कार्ड में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइफ सेविंग ड्रग है, इमीडिएट बेसिस पे। एड्रेनलिन, इफ द हार्ट रेट इज डाउन यू विल गिव दैट। एट्रोपिन भी इसी के लिए जनरली है, जब ब्रेडिकार्डिया होता है तब यूज़ करते हैं। फिर अमायोडाइन, अगर कोई एरिथमिया है, हार्ट की रिदम इरेगुलर है, तब अमायोडाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर एसिडोसिस है तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करें। कैल्शियम ग्लूकोनेट अगर रिड्यूस है या कोई कार्डियक डिसफंक्शन है तो उसमें यूज़ करते हैं। तो इसमें मेंशन है चेक एवरी शिफ्ट, हर शिफ्ट में चेक होना चाहिए, क्योंकि जब केस के दौरान ज़रूरत होती है इसका कोई एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है और इमीडिएट बेसिस पे एक्शन लेता है, तो इसलिए हर हाल में ये आपके पास मास्टर ड्रग का नाम मेंशन करें। नेक्स्ट इज रिकवरी ऑर्डर लेवल, अगर आपके पास चीज़ें कम है कोई भी चीज़ तो आप उसको इन्फॉर्म करेंगे और उसको दोबारा से अवेलेबल कराएंगे। कंप्लायंस एंड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्वियसली NABH का स्टैंडर्ड, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल का, AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड गवर्न्स रेडिएशन इफेक्टिव रोटी इक्विपमेंट जैसे CR मॉडल्स में इसका कंप्लायंस होना चाहिए। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में इक्विपमेंट मास्टर लिस्ट होती है, इसमें मेंटेनेंस लॉग बुक होती है, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, AMC कॉन्ट्रैक्ट्स, कंडेमनेशन रिकॉर्ड्स, स्टरलाइजेशन रजिस्टर। एक बात याद रखिएगा, OT के केस में सारे जितने भी स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं और जितने भी कंप्लायंस होते हैं वो जरूर फॉलो होने चाहिए। अभी जब तक ठीक रहता है ठीक है, व्हेन एनी टाइम द क्राइसिस कम्स और एनी केस कम्स इन अ वेरी troublesome state, so you need all these things. Okay, so if you have the documentation, if you have all the compliances are being fulfilled, you will be in a safe position. Is it clear? Now internal audits, in which may nurse manager, paramedical team must jointly audit inventory quarterly. हर चौथे महीने तीसरे महीने पे आप ही अंदर की टीम सारी चीज़ों का असेसमेंट करें। ठीक है, discrepancies between medical law and register must be investigated। मतलब
आपका जो फिजिकल है, मान लीजिए 10 आइटम था, आपका बाहर तो 9 है और बुक में 10 लिखा हुआ है, लॉग बुक में, तो एक कहाँ गया जवाब देना? या फिर आपकी उस बुक में लिखा हो कि ये मेंटेनेंस के लिए गया है, या हमने इसको वेस्ट के लिए डाला हुआ है, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, उस पर डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी लिखा है तो आपसे क्वेरी होगी कि भाई आप फिजिकल बताइए कि कहाँ, नहीं साहब मुझे मेरे पे डालना, तो वो भी चीज़ ऐसी कभी कभी हो जाती है। तो दैट ऑल थिंग्स व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड देयर दैट शुड हैव टू बी कंफर्म बाय द फिजिकल प्रेजेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज इंसिडेंट रिपोर्टिंग। कोई अगर इंसिडेंट हुआ है, एनी इक्विपमेंट फेलियर, नियर मिस और रिपेयर आइटम वाज रिपोर्टेड बाय इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, एनालाइज्ड फॉर रूट कॉज टू प्रिवेंट फेलियर्स। और कोई चीज़ अगर ऐसा हुआ है, फेलियर हुआ है, तो अगली बार से ना हो, इसके लिए रूट कॉज को पता करना और उसके हिसाब से पूरी चीज़ एनालाइज करके नेक्स्ट टाइम के लिए करेक्शन करना, ये अगली बार से नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट ये चीज़ इन्फॉर्म होनी चाहिए आगे, ऐसा ना हो कि हम उसको इन्फॉर्म ना करें। नेक्स्ट इज बेस्ट प्रैक्टिस इन ओटी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, दैट एवरी इक्विपमेंट ऑन रिसिप्ट, हर एक इक्विपमेंट पे रिसिप्ट जरूर डालना चाहिए। ठीक है, मेंटेन अ लिविंग रजिस्टर, जो भी आपका इन्वेंटरी रजिस्टर है उसमें मूवमेंट, सर्विस, रिपेयर एंड कंडीशन ये रियल टाइम पे मेंशन होना चाहिए। फिर प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो भी शेड्यूल है उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। एंड फोर्स इंस्ट्रूमेंट काउंट प्रोटोकॉल, काउंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, ये याद रखिएगा, ये मेंशन होना चाहिए। और अगर डिस्टर्बेंसी कोई आती है तो सर्जरी को रोक देंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट इज जीरो टॉलरेंस फॉर अनस्टेराइल इक्विपमेंट, ये बात याद रखिएगा, अगर कोई भी इक्विपमेंट अनस्टेराइल है तो उस पर जीरो टॉलरेंस होता है, याद रखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा केस बिगड़ सकता है, पेशेंट को सेप्सिस हो सकती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकता है पेशेंट, और उससे लीड टू डेथ भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी डाउट अबाउट स्टेबिलिटी रिमूव फ्रॉम ओटी से हटा दीजिए उसको। नेवर कंप्रोमाइज, कभी कंप्रोमाइज मत करिए स्टेराइल फील्ड की इन्वेंटरी प्रेशर के कारण अपनी फील्ड को आपको कभी अनस्टेराइल नहीं होने देना, ध्यान रखिए। मंथली रिव्यू विद एचओडी जो आता है उसको हर महीने एक बार असेस कर लें। प्रोजेक्ट इन्वेंटरी स्टेटस, मेंटेनेंस समरी, कंडमनेशन प्रपोजल एंड प्रोक्योरमेंट नीड्स टू ओटी एचओडी मंथली, हर महीने एक बार उनके साथ चीज़ें रिव्यू होनी चाहिए। फाइनली समरी में अच्छा देखें तो ओटी इन्वेंटरी मैनेजमेंट डायरेक्टली प्रोटेक्ट्स पेशेंट सेफ्टी। इट इज़ नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, आपको चीज़ें मैनेज करना और उसका असेसमेंट करना पेशेंट की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। एवरी इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस एंड कंज्यूमेबल्स मस्ट बी टैग, सब टैग होनी चाहिए, ट्रैक होनी चाहिए, कहाँ है वो पता होना चाहिए, और मेंटेन ऑन रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड भी मेंटेन हों। स्टरलाइजेशन, ट्रेसेबिलिटी, CSSD बैच रिकॉर्ड्स इज नॉन निगोशिएबल फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल। जो भी आप प्रोडक्ट भेजते हैं CSSD में स्टरलाइजेशन के लिए, तो सब पे टैगिंग होती है, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जो भेजा था वो वापस आया स्टराइल होकर के कि नहीं, अगर उसमें कोई इशू आता है तो CSSD डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, इज इट क्लियर। बट आपको लेने में कोई गलती हुई या दूसरी ट्रे आपने ली या ट्रे दूसरी यूज़ की, वो सारा फिर पार्ट है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन की ओटी रनिंग, अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे और कैलिब्रेशन प्रॉपर करेंगे तो ऑब्वियसली जो रिएक्टिव रिपेयर होती है वो कॉस्टलियर हो सकती है। तो आपको कोशिश करना है ओटी में जो भी चीज़ें अगर उनको मेंटेन रखें और एक तरीके से फंक्शनिंग स्टेट में रखें तो कोई चीज़ का एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। फिर एनएपीआर, JCI, AIB कंप्लायंस रिक्वायर्ड कंप्लीट अप टू डेट इक्विपमेंट डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी स्टैंडर्डाइजेशन है उनका जरूर कंप्लायंस फॉलो होना चाहिए। इन द ओटी इन्वेंटरी इज नॉट पेपर वर्क, ये कोई पेपर वर्क नहीं है, इट इज पेशेंट सेफ्टी मेड। ठीक है, ये बात हमेशा, तो इसको खाली कहने के साथ हम अपना पेपर बना लेना, आप पेशेंट की सेफ्टी भी अश्योर कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई एक्सक्यूज़ करते हैं या आपकी प्रोसीडिंग में कोई अगर कमी है तो वो फिर आगे चल करके पेशेंट के लिए हज़ार्डस हो सकता है और वो आपको भी बाद में उसके पेरेंट्स का रिस्पॉन्स देना।